नमस्कार, मैं हूं एकता सोडी और चंडीगढ़ स्पीक्स देख रहे सारे व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि साल का ये वक्त, स्पेशली एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट्स के बीच का ये वक्त बहुत स्ट्रेसफुल साबित होता है, स्पेशली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए। इसकी कई वजह हैं, जैसे कि बदलते हुए वक्त की बदलती हुई बढ़ी हुई एक्सपेक्टेशंस हैं, या तो कंपटीशन का लेवल है, या फिर इतनी न्यूमरस करियर ऑप्शंस के बीच में से अपने लिए एक सही करियर ऑप्शन का चुनाव। ऐसे वक्त में जो लोग हेल्पफुल साबित होते हैं, उन एक्सपर्ट्स को हम मनोवैज्ञानिक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही एक एक्सपर्ट जो इस बात पे चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं साइकोलॉजिस्ट एंड करियर काउंसलर आदि गर्ग। तो आइए स्वागत करते हैं आदि का। आदि, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शुरुआत ही बात की इस बात से करते हैं कि करियर क्या है और कैसे चुना जाए सही करियर। देखिए, चाणक्य जी ने बहुत खूब कहा है कि अच्छे लक्ष्य का निर्माण केवल सकारात्मक सोच और कल्पनाशील होने से होती है। जब हम करियर की बात करें तो करियर शब्द बहुत सारे शब्दों के साथ जुड़ता है, व्यवसाय, काम और बहुत सारी चीजें। तो करियर तो एक लॉन्ग टाइम, लाइफ लॉन्ग जर्नी है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें यह भी देखना है कि क्या करियर के संबंधित हम उसको अलाइन कर रहे हैं बच्चे की कैपेसिटी को। तो करियर में एक विलफुल डायरेक्शन ऑफ एनर्जी की जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें करियर के साथ आती हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 9th 10th के लेवल तक अगर हम कहें तो बुक्स के साथ और टीचर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। तो कैसे करियर का चुनाव किया जाए, क्या फैक्टर्स सामने रखे जाएं, पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, स्कूल का, टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक काम करता है। मनोविज्ञान आपको पहचानने की क्षमता रखता है, आप बच्चे की क्या रुचि है, क्या क्षमताएं हैं, क्या दुर्बलता है, और इसके साथ में बुद्धि भी कई तरह की होती है। भावनात्मक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, अलग अलग बुद्धि का प्रकार वो जांचा जाता है, मापा जाता है और मनोविज्ञान से तय किया जाता है कि आखिरकार आगे जाकर किस तहत वो बच्चा अपना करियर को चुनाव किया जाए। तो ये कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक का उस स्टेज में हर स्कूल के साथ जुड़े होना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान केवल प्रेरणा नहीं देता, वो एक रास्ता भी दिखाता है। और इसके साथ में मनोविज्ञान के साथ में एक सुपर स्पेशलाइजेशन होती है करियर साइकोलॉजी की, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। जी, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे आते हैं। जी, चाहें या ना चाहें, पेरेंट्स हों या बच्चे हों, इस स्टेज पे आके जहां एक खुशी होती है कि एक लेवल ऑफ स्टडी पार हो गया है, वहीं एक स्ट्रेस भी साथ में आती है कि अब आगे क्या करियर चुनना है, उसके लिए क्या सब्जेक्ट चुनने हैं। इसके बारे में आपकी क्या एक्सपर्ट राय है? देखिए, जब सब्जेक्ट की बात आए तो हमेशा बच्चे की कैपेसिटी को देखें, और सब्जेक्ट अच्छे और बुरे नहीं होते, बच्चों की क्षमताएं और उनकी लिमिटेशंस उन्हें पता होनी चाहिए। वो अवगत होने चाहिए कि आखिरकार उनके पास कैपेसिटीज क्या हैं, उनकी रुचि। कई बार हम बोलते हैं इंटरेस्ट है लेकिन काबिलियत नहीं है। नहीं, करियर इज अ ब्लेंड ऑफ एबिलिटी एंड इंटरेस्ट, ओनली वन डजंट प्ले द रोल। और ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के साथ मैच होनी चाहिए, तब वो ज्यादा रोल अदा होता है। जी, तो वही है कि इस चीज में ये एक एक्सपर्ट की बात हो गई कि एक मनोवैज्ञानिक ये चीजें बैठेगा, बात करेगा तो समझ पाएगा बच्चे के अंदर की। लेकिन एनी हाउ एक नॉर्मल लाइफ में, चाहे पढ़े लिखे पेरेंट्स हों या ना पढ़े लिखे हों, स्ट्रेस का लेवल सब में सेम होता है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या ऑप्शंस होती हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले एक सबसे अच्छे मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने कहा है कि इनर वर्ल्ड ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन टू देमसेल्व्स। जो सबसे पहला इंसान खुद को जानता है वो है स्वयं बच्चा, दूसरे माँ बाप, और तीसरा एक मनोवैज्ञानिक, अगर एक अच्छे से मूल्यांकन एवेल्युएशन किया जाए। तो सबसे पहला रोल स्ट्रेस को दूर करने का है, अपने आप को जानना, दैट इज सेल्फ एवेल्युएशन एंड एक्सप्लोरेशन। हम समझें, उसको आगे बढ़ाएं और फिर करियर एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएं। जब स्ट्रेस वर्ड आए तो जरूरी नहीं कि स्ट्रेस हमेशा अच्छा या बुरा होता है, स्ट्रेस को कोप कैसे करना है वो बहुत जरूरी है। जी, तो उसके लिए क्या टिप्स आप जनरली स्टूडेंट्स को देते हैं कि क्या एक बेसिक लाइफस्टाइल उनका होना चाहिए जिससे कि वो स्ट्रेस से दूर रह सकें या उसे मैनेज कर सकें?
हम जिंदगी में करियर के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। एक बच्चा नर्सरी से फिफ्थ से 10th और 12th और फिर आगे ग्रेजुएशन, तो हमें ऐसे मुकाम पर अगर कभी भी स्ट्रेस हो तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आप में कैसे आगे जाएं, दूसरों को ना देखें। एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सब में अपनी अपनी कैपेसिटीज हैं। हम ये देखें कि हम में क्या अच्छा है और एक उसी ही बेहतर काबिलियत को हम इतना आगे ले जाएं कि वही आपको महान बना दे। और एक बहुत अच्छी कहावत कहा गई है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कही है कि महान बनने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है, लेकिन हर कोई शुरुआत करने वाला महान नहीं होता। तो उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है। जी, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ एक की पॉइंट्स जो हर स्टूडेंट को आप बताना चाहेंगे इस मंच से। जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस रेट होता है कि जर्नलिंग लिखें। जब भी आप की पॉइंट्स लिखते हैं, एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी, आपके ब्रेन में शिफ्ट्स होती हैं। ऑलराइट, हर वक्त न्यू न्यूरल सिस्टम कनेक्शंस आर बीइंग मेड। हम पढ़ रहे हैं, जितने भी सेंसेस हम अपनी यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर पल हम जो कर रहे हैं हम वैसा ही बन रहे हैं। तो की पॉइंट फैक्टर जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जर्नलिंग, लिखना स्टार्ट करें। नंबर 2, मंडाला आर्ट। ज़रूरी है कि लेफ्ट और राइट ब्रेन की जब तक बैलेंसिंग नहीं होती तब तक बच्चों को स्ट्रेस रहता है। तो हमें केवल एक तरफ ध्यान नहीं देना, पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं, बढ़ने के लिए है। जी, वही है कि बच्चों पर स्ट्रेस लेवल एक तरह का होता है, पर इसमें काफ़ी एक रोल आपकी राय से क्या पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि वो शायद बच्चे से भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं और वो स्ट्रेस का इम्पैक्ट चाहे या ना चाहे बच्चे पर आता है घर के माहौल में। तो उन पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह अपनी स्ट्रेस मैनेज करें? देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। पेरेंट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमारी इंडियन कम्युनिटी में पेरेंट्स आर लाइक एडेसिव्स, वो ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल डेफिनेशन है, कॉग्निटिव एनवायरनमेंट। जो आसपास होगा, व्हाट इज अराउंड यू दैट्स अराउंड यू। तो पेरेंट्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं कहूँगा पेरेंट्स कैन एक्ट एज करियर सपोर्टर्स। यहाँ पर पेरेंट्स ये देखें कि हमारे बच्चे में क्या कैपेसिटीज हैं, बिल्कुल भी तुलना ना करें और उसके साथ साथ उसकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन स्टेज पर जाएं। उसको समझने की कोशिश करें कि अगर वो बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद भी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसकी कैपेसिटीज कहाँ तक हैं, उसकी खामियां कहाँ हैं, उसकी रुचि कहाँ है, उसका व्यक्तित्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट एक समझे, और अगर वो ना समझ पाए तो यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक का रोल अदा होता है। दूसरा, पेरेंट्स यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट रखें। जरूरी नहीं हम सिर्फ ये देखें, मैं रोजमर्रा की इसमें प्रैक्टिस में ये देख रहा हूँ कि पेरेंट्स ये पूछते हैं कि स्कोप किस चीज का ज्यादा है। ये मत देखें स्कोप किसका ज्यादा है, ये देखिए कि हमारा बच्चा किसमें आगे बढ़ सकता है। बिकॉज करियर्स आर नॉट गुड और बैड। जब अभी रिजल्ट्स आने की बात आएगी, कभी भी मार्क्स आएंगे, तो मार्क्स तो केवल एक यूनिट है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। और बहुत सारे रोल्स अदा होते हैं जब मार्क्स आते हैं, बच्चे का पढ़ना, एक मेंटोर का रोल अदा होता है। तो पेरेंट्स ये सिर्फ मार्क्स आने पर ना सिर्फ एक्टिव हों, पहले दिन से ही आखिर तक साथ दें। जी, और आजकल के बदलते हुए एनवायरनमेंट में पेरेंट्स भी बिजी हैं, बच्चे भी बिजी हैं, और उससे उसकी वजह से जो है टाइम का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अफेक्टेड है, और उसको हम कंट्रोल भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। चाहे कोई भी हो, एक बार फोन हाथ में आ गया, स्क्रॉलिंग शुरू हो गई तो हमें पता ही नहीं चलता कि कितना वक्त गुजर गया। तो टाइम मैनेजमेंट पे आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, एक तरीके यहाँ सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा, समय को मैनेज ना करें, चीज़ों को मैनेज करें। हम आज की डेट में सिर्फ डिक्रीज कर रहे हैं चीज़ों को, एलिमिनेट द थिंग्स। अगर फ़ोन प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हम सो नहीं रहे हैं, हम खा पी नहीं रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा समय खराब जा रहा है, तो उस समय पर हम उन चीज़ों को ही माइनस कर दें, सिर्फ उसे मैनेज ना करें। नंबर 2, हम डेडलाइंस के ऊपर काम करें, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं, और केवल बच्चे के ही रोल ना हो, माँ बाप भी उसका साथ दें। एक वी टाइम करके समय आता है जो कि माँ बाप, सिर्फ माँ या बाप, दोनों में से एक नहीं, दोनों के दोनों बच्चों के साथ रहें, और कुछ समय 15 से 20 मिनट या 30 मिनट मिनिमम ज़रूर साथ दें, इंडोर आउटडोर गेम्स में साथ दें। और समय को मैनेज करने के लिए टाइम शीट्स का इस्तेमाल करें, ना कि केवल टाइम टेबल बनाने से फॉलो किया जाए। बैठकर पढ़ें, जब भी पढ़ें तो सीमा के साथ में अपनी एक डेडलाइन बनाकर रखें। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगी। इसी बात से एक बात जहन में आ रही है कि न्यूक्लियर सेटअप है, वही के घर में माँ बाप हैं या एक या दो बच्चे हैं,
तो उन्हीं को आपस में मैनेज करना है जी। सब कुछ, तो इसका काफी इम्पैक्ट है लाइफ चेंज। ये एक अब की जनरेशन ही है जो इतनी न्यूक्लियर हो गई है, जी। तो सब बिजी हैं, सब के सब काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या मैनेज किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए? मोर ओवर डिवाइसेस ने भी एक दूरी बना दी है, तो इसके बारे में आप क्या राय देते हैं कि किस तरह से इस चीज को मैनेज किया जाए? देखिए, हर वक्त हर कोई किसी ना किसी चीज में उलझा हुआ है, राइट। हमें उलझना नहीं है, हमें उसको बेहतर तरीके से बैठकर काम करना है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि माँ बाप बच्चे से बात नहीं करते कि करे कैसे, और बच्चा सिर्फ ये सोचता है कि माँ बाप तो सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। उसका कारण क्या है? हम बैठकर बात नहीं कर रहे हैं। और उस चीज़ को अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली होना इट्स नॉट अ बून और अ बेन। वो आज की मांग हो गई है, फैमिलीज बहुत छोटी हो गई हैं और माता पिता दोनों ही काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पश्चात जब बच्चा स्कूल से घर आए और माँ बाप अपने ऑफिस से घर आए तो साथ में समय बिताएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी। दो चीज़ें और हैं। एक तो ये कि आप एक एक्सपर्ट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, तो आपके पास जनरली पेरेंट्स स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स या अपनी लाइफ की क्या प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं जो बहुत जर्नल आपके पास है? बहुत बढ़िया जी। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम जो आती है कि ये हमारी बात नहीं सुनता। जी। जब इसको कोई थर्ड पार्टी बोले तभी ये मानता है, दूसरी या मानता है या मानती है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि फोन्स में सारे डिजिटल टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है, जैसा कि अभी आपने पूछा भी था। और तीसरी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन की आ रही है कि मैं अब कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। और जो फोर्थ है वो है वैल्यू सिस्टम। कहीं ना कहीं वैल्यूज कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही हैं, राइट। माता पिता बच्चे से दूर हो रहे हैं और बच्चा माँ बाप से दूर हो रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो रेगुलर में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब करियर का भी चुनाव करना हो, तो चुनाव कैसे करें? चीज़ें तो बहुत सारी हैं, करियर्स तो बहुत सारे हैं, तो उसमें उनको बहुत अच्छा भविष्य चाहिए, उज्जवल भविष्य चाहिए जिसमें समय, पैसा और एनर्जी ध्यान से लगाया जाए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स सामने आती हैं। और क्या टूल्स आप यूज करते हैं इन चीजों को फिक्स करने के लिए? बहुत बढ़िया। देखिए, जब टूल की बात करते हैं ना, तो मनोविज्ञान प्रेरणा के साथ में संतुलन बनाना सिखाता है। जी। तो हम सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स करते हैं, स्टूडेंट को जानते हैं। दो तरह की कैपेसिटीज होती हैं, एक होती है इननेट, एक होती है फिजिकल। फिजिकल मीन जो सिर्फ माँ बाप बाहर से देख रहे हैं या दूसरे टीचर्स बाहर से देख रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ही उसको एनालाइज कर सकता है विद बॉडी एंड ब्रेन बिहेवियर एनालिसिस, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर्मेट्स हों। उसके तहत हम बच्चे की हर एक प्रॉब्लम को, हर एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं एक्यूरेटली एंड इन अ स्टैंडर्डाइज्ड मैनर। और जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक उसकी बात नहीं बनेगी। तो पहले डायग्नोसिस, उसके बाद उसका समाधान। और काउंसलिंग वहां पर बहुत कारगर साबित होती है। तो काउंसलिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है जहां पर एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। बच्चे की सारी डेवलपमेंट एरियाज के ऊपर काम किया जाता है, चाहे वो फिजिकल, इमोशनल, वोकेशनल, एजुकेशनल या मॉरल हो। तो टूल्स वहां पर एक मनोवैज्ञानिक का और करियर काउंसलर का रोल बहुत ज्यादा अदा होता है। जी। तो टूल्स यानी पहले एनालिसिस के लिए भी कुछ टूल्स यूज होते हैं और उसके बाद काउंसलिंग के भी अलग अलग फील्ड्स आप कहते हैं कि होते हैं उसमें। एक और चीज़ है, एजुकेशन सिस्टम में रिसेंटली नई पॉलिसीज लग गई हैं, बहुत चेंज आ गया है, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके पास? उसके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, एस्केपिज्म हो रहा है। अगर उससे रिलेटेड हम बात करें, एनसीआरएफ इम्प्लीमेंट हो रहा है भारत में। जैसे क्रेडिट स्कोर होता है अगर किसी ने बैंक से लोन लेना है, ऐसी हर एक छात्र का अगले से 1 से 2 साल के अंदर अंदर एनसीआरएफ, एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत वो छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा तक कहीं पर भी जा रहा है, उसका एक एकेडमिक बैंक बनेगा और उसके तहत ही उसको मार्क्स मिलेंगे। और केवल हर स्टूडेंट में हर एक कैपेसिटी नहीं होती, उनको ऑप्शंस मिलेंगी कि आपको कितने एड ऑन सब्जेक्ट्स लेने हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट्स लेने हैं, स्किल सब्जेक्ट्स लेने हैं और मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो एनईपी, एनसीआरएफ ये दोनों लागू किए जा रहे हैं, जिससे कि बहुत बदलाव आएगा। लेकिन पढ़ाई हमेशा कुछ देकर ही जाएगी, हमेशा फायदा होगा। और उसके साथ में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है कि बच्चे कॉलेज कैसे चूज करें, उसमें बहुत ज्यादा ये रोल अदा करेगा। स्कूल सिस्टम कुछ भी हो, पढ़ाई मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज वो कहते हैं ना कि डिलिजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। मेहनत के बिना कुछ नहीं है एंड एफर्ट इज कॉमन।
तो उसमें कॉलेजेस में जाना, स्कूल्स में पढ़ना, योर प्रेजेंट इज फ्यूचर, बच्चे को फ्यूचर के साथ फ्यूचर कनेक्ट नहीं करना, केवल सोचकर अब कुछ नहीं होगा, मेहनत प्रेजेंट में करेंगे सभी मिलकर, माँ बाप, बच्चे, टीचर्स, मेंटर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, तब आगे बात बनेगी। जी, हमारी इसी डिस्कशन को ही कनेक्ट करते हैं। अगेन आई आस्क कि जो नेशनल, अब हमने पॉलिसी चेंज कर दी है एजुकेशन की, अभी क्या है, कुछ चीज़ें ऐड हो गई हैं, हर एक लेवल पे स्किल सब्जेक्ट्स हैं, ये है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आपके हिसाब से होगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट्स तो चल ही रहे हैं जो चल रहे थे, और भी ऐड हो गए हैं, जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होने से ये एक प्लस पॉइंट होगा या नेगेटिव में जाना चाहिए? देखिए, साइकोलॉजिस्ट, देखिए ऐसा होता है, जब चीजें ज्यादा हो ना जी। तो मुसीबतें भी ज्यादा आती है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहने की जी। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ऑप्शन ज्यादा हो तो तादाद भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर है स्मार्ट चॉइस की, जी। ना कि बाय चांस करने की। तो हम सेल्फ एवेल्युएशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, स्वयं को समझें कि हमारी क्या जरूरत है। सो इट इज लाइक नीड बेस्ड स्टडी राइट नाउ। जी। बच्चे की जो कौशल है, अब इंडिया स्किल नेशन है, क्यों है? जिसमें स्किल होगी, डिग्रीज, मैं हमेशा एक पहलू कहता हूँ अपनी प्रैक्टिस में भी कि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट देन अ डिग्री। जी। कॉलेज हमेशा करेक्टर देगा, स्किल आपको वैल्यू एडेड करेंगी। जी। तो जितनी भी ऑप्शंस बढ़ रही हैं एकता जी, तो इसके साथ सभी दर्शकों को मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, ऑप्शंस तो बढ़ रही हैं, आप ये देखिए आपके लिए क्या सही है और उसी चीज़ को इतना आगे ले जाएं कि वही आप उसमें माहिर बन जाएं। इट्स नॉट अबाउट वन थिंग और डूइंग ऑल द थिंग्स, इट्स अबाउट टेकिंग वन थिंग टू द एंड, बिकॉज 100 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद वन स्टेप। और वो एक पहला कदम तो रख ही दिया है भारत ने। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अब एक क्वेश्चन कि व्हाट इज साइकोलॉजी एज अ करियर? ओह, ऑल राइट। जी। देखिए, अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज साइकोलॉजी एज अ करियर, तो खुद ब खुद साइकोलॉजी इज एन ओशन। ऑल राइट, जब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, स्टडिंग ह्यूमन बॉडी एंड बिहेवियर, राइट, साइकोलॉजी कम्स अंडर सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट। स्टूडेंट +1 +2 में साइकोलॉजी पढ़े, बैचलर्स ऑनर्स साइकोलॉजी करे, मास्टर्स में करे, और हमेशा 3 तरह के कॉलेजेस होते हैं, स्टेट लेवल, प्राइवेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो स्टूडेंट कोशिश करे कि हमेशा हायरार्की वाइज पढ़े, नेशनल, स्टेट और प्राइवेट लेवल पे। साइकोलॉजी में कई ब्रांचेस आती हैं, जैसे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी, करियर साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी और बहुत सारी अलग अलग विशेषताएं आती हैं। तो स्टूडेंट समझे अपने आप को कि मुझे किस में जाना है। इफ आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, वी आर डीलिंग विद रेगुलर पीपल। फिर आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो थेरेप्यूटिक अप्रोचेस और एबनॉर्मेलिटी के साथ डील करते हैं। इंडिया में SLD, SLI, लर्निंग डिसेबिलिटी और SEC, कितनी सारी डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनके लिए थेरेप्यूटिक अप्रोचेस कौन देगा? एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और उसके पश्चात फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं साइकोलॉजी में। प्लस स्पेशलाइजेशंस पर जाएं। साइकोलॉजी में आप हमेशा स्पेशलाइजेशंस अपना निर्माण रखें, तभी आपका करियर निर्माण होगा। जी। सो एज अ करियर, साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट वन थिंग, इसमें भी आगे कई ऑप्शंस हैं जिसको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आगे परस्यू कर सकते हैं। जी। अब हम अगर करियर पे आ गए हैं, तो आई वुड लाइक टू आस्क कि कैसे एक करियर चूज करने के बाद भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करते वक्त और चीज़ें होती हैं, तो उस वक्त कैसे अपनी वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हॉबीज, इन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, जब भी हमें वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, हम जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं निरंतर, उसमें तो मेहनत लगेगी, लेकिन इसके साथ में वर्क लाइफ बैलेंस में आपको अपने डेवलपमेंट एरियाज़ को नहीं छोड़ना। चाहे वो छोटे बच्चे से लेकर, चाहे हम जितने मर्जी एडोलेसेंस, अडल्टहुड, यंग अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड में चले जाएं, तो हम मिड करियर प्लानिंग की बात करें यहाँ पर, कि अगर किसी ने करियर भी चुन लिया है और अब उसे व्यवसाय बदलाव करना है या उसे महसूस हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर वापस से मैं कहूँगा रिवर्स करते हैं। अगर शुरुआती इस दौर से ही स्टूडेंट ने सही नामांकन, सही चीज़ें पकड़ ली, तो उसके लिए वो चीज़ बर्डन नहीं बनेगी कभी भी। राइट पर्सन विद द राइट चॉइस सब्जेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वहाँ पर ये बहुत रोल अदा होता है। जी। तो ये करियर, एज अ करियर जब हम लाइफ परस्यू करते हैं, तो उसमें फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें क्या होता है, एक मेंटल हेल्थ का टर्म सामने आता है। जी। तो वो क्या है और कैसे उससे रिलेटेड इश्यूज आपके सामने आते हैं? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ है, ऑलवेज इन्वेस्ट अबव द नेक,
देन इन्वेस्ट बिलो द नेक। जी ऑल राइट। मानसिक विश्व दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी और ये क्यों मनाया जाता है? मानसिक दिवस या मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो भाग होते हैं। जी एक होती है वेल बीइंग, फिजिकल वेल बीइंग एंड मेंटल वेल बीइंग। जी आप मानसिक तौर पे स्वास्थ्य तभी रख सकते हैं अपने आप को जब आपके फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट सही हो, राइट। जी जी इसके साथ में इसके ऊपर काम करना और बढ़ोतरी करना और जी। लगातार काम करते रहना, तभी आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी। जी जी मेंटल हेल्थ लाइफ को बैलेंस करने के लिए मेंटल हेल्थ बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे जी। फिजिकली उसे किया जाए या और क्या टूल्स होते हैं मेंटल हेल्थ, जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप भी कुछ ऐसा रिकमेंडेशन देते हैं? देखिए, मेंटल हेल्थ में सबसे मैं कहूँगा हमेशा मानसिक स्वास्थ्य में बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। जी हम क्रिएटिविटी करना भूल गए हैं। अब क्यों ऐसा लगता है कि अगर कोई काम कर रहा है कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद लगता है नहीं कहीं हमें रेस्ट चाहिए, जी या हम भूल रहे हैं, या हमें कहीं बाहर जाना है। जी। उसका कारण यही है कि हम ब्रेन का सिर्फ एक ही हिस्सा यूज़ करते जा रहे हैं। ओके ऑल राइट। तो इस चीज़ के लिए मेंटल हेल्थ को हमें सबसे पहले अवगत करना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जी क्या हम क्रिएटिविटी, क्या हम इंटेलेक्चुअल टास्क, इन दोनों में बराबरी बना रहे हैं। और इसमें कई चीज़ें काम आती हैं। मेडिटेशन एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिथ है, मेडिटेशन मीन्स फोकस। जी नहीं, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान ना लगाना। ओके जब आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहे तभी आपका ब्रेन मेडिटेट कर सकता है। ओके अगर आप मेडिटेशन के समय भी कुछ सोच रहे हैं तो वो मेडिटेशन ही नहीं होगी। जी 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 ऑल राइट। Yeah. ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें या टिप्स होंगी सभी दर्शकों के लिए। जी मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपकी वॉकिंग। क्रिएटिविटी ब्रेन में सिर्फ तभी आएगी जब वॉकिंग होगी। ऑल राइट। 25 मिनट्स वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डे। उसके ऊपर ध्यान रखें। और श्वास ही सब कुछ है। बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि अब आखिरी सांसें गिन रहे हैं और ये सब क्यों कर रहे जी। हैं? योर ब्रेथ इज योर लाइफ। तो आपको ब्रेथ के ऊपर काम करना चाहिए। आपको फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी। इमोशनल एक्टिविटी मीन्स आप जिन भी लोगों से प्रेम करते हैं, आसपास जो भी अच्छे लगते हैं, उनके पास 10 से 15 दिन में फोर्टनाइटली एक बार ज़रूर मिलें। जी और इसके पश्चात आपके जो काम जहाँ पर आप करते हैं वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा बना के रखना चाहिए। जी क्योंकि आज की डेट में 70% हम कहाँ पर व्यतीत करते हैं समय? अपने काम काम पे। में। जी। अगेन कॉग्निटिव एनवायरनमेंट। आपका जो एनवायरनमेंट होगा वही आप बन जाएंगे, बिल्कुल राइट। जी, तो जी, हमें जी। अपना तो ध्यान रखना ही है और आसपास में जहाँ हम काम कर रहे हैं जी। वो ध्यान रखना है। जी जी। अभी मेंटल हेल्थ पे हम आए हैं तो एक चीज़ कनेक्टेड सी जोड़ के ही बात की जाती है इसके बारे में कि डिप्रेशन का एक वर्ड आज बहुत कॉमन हो गया है। जी। तो मेंटल हेल्थ का क्या स्टेज होता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, ये कैसे कनेक्टेड है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, थैंक यू। जी सबसे पहले डिप्रेशन आज की दौर में बहुत आसानी से बोला जा रहा है। असली में डिप्रेशन ना, क्लिनिकल डिप्रेशन एक सही शब्द है इसके लिए। जी। ऑल राइट। आमतौर पे ज़िंदगी में अगर किसी को स्ट्रेस भी है तो बोलते हैं तो डिप्रेशन में है, इसको तो रात को सोने की प्रॉब्लम हो रही है तो वो डिप्रेशन हो गया। जी नहीं, माफ़ करना, डिप्रेशन लाने के लिए ना बहुत मेहनत लगानी पड़ती है। जी तो सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि हम डिप्रेशन शब्द यूज़ ही ना करें। जी जब हम वो चीज़ बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ बढ़ जाती है। जी आप जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दोगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जी तो हमें डिप्रेशन के लिए अलग अलग स्टेजेस होती है। सबसे पहले आता है एक बैरियर, जी उसके बाद आती है एंजाइटी, जी। फिर आता है स्ट्रेस लेवल 1, स्ट्रेस लेवल 2, और उसके पश्चात हमारी रेजिस्टेंस स्टेज खत्म हो जाती है। ओके तब डिप्रेशन का ऑनसेट स्टार्ट होता है। ओके और अगर उसी समय पर हर कोई आसपास या कोई भी क्लिनिकल डायग्नोसिस जाए। किया जाए जी। तो बहुत अच्छा। और स्पेशली सरकार ने मनोदर्पन जी। हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है। ओके। और ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मनोदर्पण हेल्पलाइन आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना है। ज़रूरी नहीं, आज की डेट में सभी इतने अस्त व्यस्त हो जी, गए जी, हैं जी। कि किसी के पास समय नहीं है। बिल्कुल मैं रिपीट करना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम जी। एक टर्म आपने बताई, तो मनोदर्पण। मनोदर्पण सेल। जी। आपने सिर्फ एक कॉल करनी है और जितने भी इंडिया में मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स हैं, मनोदर्पण सेल हैं, जी। आप कॉल कर कर उनसे अपनी बात साझा कर सकते हैं। Okay. मैं खुद या राइट इंडिया में जितने भी मनोदर्पण में साइकोलॉजिस्ट पैनल किए गए हैं, आई एम वन ऑफ देम।
हम जी। दिन रात सभी लोगों को हेल्प कर रहे हैं जी। और सभी उस पर हेल्पलाइन पर जाकर बात कर सकते हैं जी, जी। और अपना सोल्यूशन ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी ये एक बात व्यूअर्स के लिए कही गई है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि मनोदर्पण जैसा एक हेल्प मौजूद है, जिसे हम अपने बच्चों को अगर ज़रूरत है, स्ट्रेस में फैमिली मेंबर्स को ज़रूरत है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने आसपास किसी को भी देखते हैं कि उसको ज़रूरत है, तो ज़रूर आप इस हेल्पलाइन पे जाइए। आज की ये बातचीत मेरे हिसाब से बहुत कारगर रहेगी, बहुत स्टूडेंट्स को इंस्पायर करेगी, उनको इनकरेज करेगी। और एक बेसिक सी बातें हैं जो आदि जी ने कही हैं कि आप अपना फिजिकल लाइफ ठीक रखिए, वॉक कीजिए 25 मिनट, अपने आसपास के लोगों से बात कीजिए, अपना वर्क एनवायरनमेंट अच्छा बना के रखिए जहां ज़्यादा वक्त हम व्यतीत करते हैं। इस सब से नॉर्मल चीज़ों से हमारी मेंटल लाइफ, हमारी स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, हमारे लाइफस्टाइल को बदल के। आई होप कि सबके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और सब अपने करियर्स में कामयाब होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज अभी चंडीगढ़ स्पीक से लेते हैं विदा, फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में।